हेलो स्टूडेंट, स्वागत है प्रिपरेशन क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। आपका जो विद्युत रसायन चल रहा था, ठीक है। देखिए, आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसका चैप्टर 2 चल रहा है, जिसका नाम है क्या, विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन में हमने इसके पहले 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आज ये जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम देखने वाले हैं, देखिए, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन होता क्या है, इस चीज़ को हम अच्छा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि देखिए, विद्युत अपघटन आपका बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, किसमें, सेल में। जिसे आप ये जानते हो कि सेल क्या करता है। देखिए, जो विद्युत रसायन चैप्टर है, इस चैप्टर में मेन उद्देश्य क्या होता है, इस चैप्टर में मेन उद्देश्य ये है कि हम इस चीज़ को अध्ययन करते हैं कि विद्युत सेल काम कैसे करता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, और विद्युत ऊर्जा को फिर रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को लिए जो युक्तियाँ यूज़ की जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? चलिए थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा आपको, सॉरी, देखिए, आपको थोड़ा-सा बता दें। सेल, सेल क्या होते हैं? एक्चुअल में जो सेल है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का यूज़ कहाँ किया जाता है? देखिए, इसका यूज़ देखिए 2 रूप में किया जाता है। एक, आप संचार के रूप में, मतलब होता क्या है, देखिए, विद्युत सेल होता है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल। और एक आपका होता है विद्युत अपघटनी सेल। एक क्या होता है आपका, विद्युत अपघटनी सेल। अब इन दोनों का मतलब देखिए, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है? देखिए, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा किसमें बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में। जबकि विद्युत अपघटनी सेल क्या करता है, यह रासायनिक सॉरी, देखिए, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो यही चीज हम यहाँ पर सेलों में समझते हैं कि जब आप विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हो तो क्या परिवर्तन होते हैं, और फिर जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हो तो क्या परिवर्तन होते हैं। दोनों चीजों को हम समझने के लिए हमको एक चीज पता होना चाहिए, क्या, विद्युत अपघटन। क्योंकि ये दोनों प्रोसेस आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि आप जान पाओगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसी बारे में आपका ये लेक्चर होने वाला है। देखिए, देखिए, सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है, वो क्या आता है, विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत अपघटन के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन की क्रिया को विद्युत अपघटनी कहते हैं। यानी क्या करें, देखिए, विद्युत धारा के द्वारा, किस द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा कोई विद्युत अपघट्य है, अगर उसको आप तोड़ दे रहे हो, वियोजित कर दे रहे हो, अलग कर दे रहे हो, तो ये प्रक्रिया जो होती है उसे बोलते हैं क्या, विद्युत अपघटन। ये किसके लिए है? देखिए, विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा आप किसी विद्युत अपघट्य को या पदार्थ को उसका अपघटन करा दो, उसे तोड़ दो, यही क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। यह विद्युत अपघटन सेल या वोल्ट मीटर में संपन्न होता है। किसमें होता है, सेल में या फिर वोल्ट मीटर में संपन्न होता है। इसमें देखिए, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। अतः वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, एक यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चीज होती है। अब देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें साफ साफ कह रहा है, विद्युत अपघटन क्या होता है, कि जो आपकी विद्युत ऊर्जा है, क्या, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आपकी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ये आपकी रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा जो आपकी होती है वो किस में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में। ये आपका होता है विद्युत अपघटन। यानी जो ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, अब बात को समझिएगा। यहाँ जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। चलिए, आपको समझ में आएगा क्या होता है। तो जब आप क्या करते हो, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हो, तो ये जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। अब ये प्रक्रिया कहाँ और कैसे होती है, इस चीज को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघटन का प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, उस चीज को हम समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, अगर यहाँ पर लिखा होगा विद्युत अपघटन की क्रिया विधि, इसकी क्रिया विधि को हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा और चीज जान लेते हैं। देखिए, विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर, धनायन किसकी ओर, धनायन आपके कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर गमन करने लगते हैं। ये आयन इलेक्ट्रोड पर विद्युत विसर्जन उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पर कुछ ना कुछ विद्युत विसर्जन उत्पन्न करते हैं, जिससे यह निक्षेपित हो जाते हैं या फिर क्या होते हैं, आपके वहां से निकल जाते हैं।
दोनों प्रोसेस होता है, या तो नीचे भी तो जाते हैं इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड से विलयन में चले जाते हैं, दोनों प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो अब विद्युत अपघटन जो होता है, ये सर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, समझ लिए कि हाँ सर विद्युत धारा विद्युत अपघटन कराया जाता है, या विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघटन कराया जाता है। अब सर ये होता क्या है, हमको देखना है, ये आपके मन में क्या आ रहा है कि सर हम इसको देखना चाहते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करा के आपको हम पूरा एग्जाम्पल समझाएंगे। सोडियम क्लोराइड में होता है आपका NaCl, NaCl का आपका यहाँ पर विद्युत अपघटन करा के एक एक पॉइंट आपको हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग के लिए कुछ ले लेते हैं, ताकि आप इस चीज को अच्छे से करा पाओ। चलिए एक बीकर ले लिया हमने, ठीक है। ये बीकर को थोड़ा बड़ा कर दे, सॉरी, ठीक है। ये बीकर ले लिया, अब इस बीकर का जो लिक्विड का कलर है उसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये कलर करते हैं ये, वही से। चलिए अब समझिए बात को ध्यान से, ठीक है। ये आपका एक क्या है, बीकर है। देखिए ये बीकर आपका यहाँ से, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए ये यहाँ से ऐसे है, फिर ये ऐसे है, यहाँ से इस तरीके से, फिर ऐसे, ठीक। ये आपका एक बीकर है। इस बीकर के अंदर आपका क्या है, यहाँ पर विद्युत अपघट्य है। अब इस विद्युत अपघट्य इसमें क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, देखिए यहाँ पर लगाएंगे इसमें दो इलेक्ट्रोड, क्या लगाएंगे, दो इलेक्ट्रोड। तो ये आपका इलेक्ट्रोड फर्स्ट हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोड सेकेंड। अब ध्यान से समझिए बात को, ठीक है। अब देखिए ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम अच्छे से सिचुएटेड कर देते हैं, ये थोड़ा सा और इधर कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको इधर। अब ध्यान समझिएगा, देखिए ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गए। अभी इलेक्ट्रोड आपका एक इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, बाय पर्पस जोड़ते हैं, प्लस एक माइनस एक, मतलब बाहर की सेल से बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। जिसमें एक आपका होगा प्लस और एक होगा माइनस, 3 वोल्ट की बैटरी से बाहर से जोड़ दिया। अब इन इलेक्ट्रोडों में क्या करें, धारा प्रदान करें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव है और एक आपका निगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला होता है कौन, जो पॉजिटिव वाला है इसको कहा जाता है एनोड, क्या कहा जाता है, एनोड। और जो निगेटिव वाला होता है इसको कहा जाता है कैथोड, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कैथोड। ये आपको हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। अब देखिए विद्युत अपघटन हम किसका ले रहे हैं, विद्युत का, तो यहाँ पर देखिए हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन, लेकिन मतलब इस विलयन में आपका क्या है, इस विलयन में आपका है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को जब इसमें डालें आप, ठीक है, विद्युत इसका अपघटन कराना है, तो सोडियम इसमें है सोडियम क्लोराइड, लेकिन जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सोडियम क्लोराइड टूट जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड टूट जाता है आपका, यानी इसमें दिख नहीं रही, देखिए ये आपका टूट जाएगा किसमें, यानी पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव यानी पॉजिटिव में टूट जाता है, इस तरीके से ये टूट जाता है। अब ये टूटता है तो इसमें होता क्या है, तो ध्यान समझिए बात को। देखिए यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड ये आयनित होता है। आयनित कैसे होता है, विद्युत धारा के प्रभाव का, यानी ये आपके पास देखिए था क्या, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर होता है सोडियम क्लोराइड। जब इसका कराते हैं विद्युत अपघटन, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, ये बनाता है सोडियम पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और ये क्या होता है, टूट जाता है। सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव में अलग हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के साथ कुछ और भी चीजें होती है, जब इसमें विद्युत धारा मिलता है, ठीक है। तो देखिए अब ये आपका क्या है, धनावेशित है, ये कैसा है, ऋणावेशित है। तो जो धनावेशित आपका क्या है, एनोड है, ऋणावेशित क्या है, कैथोड है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो आयन है सोडियम क्लोरीन, इन पर कुछ चार्ज है। तो देखो जो धनावेशित हो वो ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो ऋणावेशित हो तो धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। मीन्स यहाँ पर होता क्या, कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है, क्लोरीन जो, ठीक है, क्लोरीन आपका क्या होता है, यहाँ से निकलता है, देखिए क्लोरीन यहाँ से निकलता है और ये ऋणावेशित ये चला जाता है किस पर, इस इलेक्ट्रोड पर, और सोडियम यहाँ से आ जाता है इस इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। अब देखिए सोडियम यहाँ पर आता है, अपना धनावेश जो होता है उसको त्याग देता है और उदासीन हो जाता है। क्लोरीन यहाँ पर आता है, यहाँ पर ऋणावेश है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर इसका ऋणावेश क्या करता है, त्याग देता है और ये उदासीन हो जाता है। अब देखिए होता क्या है इनके अंदर, ये तो समझ में आ गया। सर धनावेश इस पे ऋणावेश आ गया, जो ऋणावेश था उस पर धनावेश आ गया। अब उसके आगे कहानी समझते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, तो आपका क्लोरीन किस पे गया है, एनोड पर, और कैथोड पे कौन गया है, सोडियम। तो सबसे बात हम पहले करते हैं किसके, एनोड की।
किसकी बात करते हैं? एनोड की। तो देखिए एनोड पर क्या होगा, ठीक है? तो एनोड पर देखिए मुख्य रूप से होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो आपका एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। तो एनोड पर गया कौन है? देखिए एनोड पर आपका गया है क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन गया है, क्लोरीन नेगेटिव। अब ये जब यहाँ पर जाता है एनोड पर, देखिए क्या करता है, यहाँ पर एनोड पर जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है। और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बनाता है क्या? क्लोरीन। और ये बनाता है Cl2 गैस। प्लस यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 अणु आकर इसका गैस बनाते हैं, क्योंकि क्लोरीन अकेला नहीं होता है। तो आप यहाँ पे 2 आयन ले लीजिए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। देखिए कर क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है प्रक्रिया में, या फिर आप बोल सकते हो एनोड होता क्या है? एनोड पर क्लोरीन जाकर अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और वहाँ पर क्लोरीन गैस बनता है। यानी एनोड पर क्या हो रहा है? क्लोरीन गैस बन रही है। तो यहाँ पर वैसे भी देखिए आपका ऑक्सीजन संख्या अगर बात करें, तो क्लोरीन की यहाँ -1 थी और यहाँ पर हो गई 0। तो ऑक्सीजन संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और ऑक्सीजन संख्या वृद्धि होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। हमने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? बहुत ही छोटा टॉपिक है, अलग से हमने अपचयन और ऑक्सीकरण को अच्छे से समझा है, तो उसको आप जरूर एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? तो आपको समझ आएगा कि ऑक्सीकरण कब होता है और अपचयन कब होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका देखिए जब किसी के या किसी तत्व आयन या अणु के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, तो वहाँ पर होता है ऑक्सीकरण। देखिए -1 से 0 हो रहा है। -1 से 0 मतलब ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है, और जब ऑक्सीजन संख्या बढ़ती है तो उस पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। यानी क्लोरीन एनोड पर जाकर अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर वहां पर क्लोरीन गैस बनाता। ये चीज इसमें होगी क्लोरीन की। अब सोडियम बचा। अब देखिए सोडियम कहाँ गया है? कैथोड पर। अब कैथोड को हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है? तो कैथोड पर अब देखिए क्या होता है कैथोड पर। तो देखिए कैथोड पर जो आपका है मुख्य रूप से उस पर होता क्या है? कैथोड पर आपका देखिए मुख्य रूप से होता क्या है? यहाँ पर कैथोड पर मुख्य रूप से होता है अपचयन। अपचयन। अब कैथोड पर आपका क्या होता है? अपचयन। आया कौन है? सोडियम। सोडियम जब आया है तो देखिए होगा क्या? यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयन आता है। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये बना देता है क्या? सोडियम। यानी आयन से क्या बना दिया? परमाणु। आयन से क्या बना दिया? परमाणु। देखिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 थी, +1 से हो गई क्या? 0। मतलब अब ये घट गया। यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या क्या हो गई? यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या घट गई। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर घट गई। मतलब इसका हो गया क्या? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। तो देखिए सोडियम का कैथोड पर अपचयन हो रहा है। अपचयन होकर इस सोडियम धातु बना रहा है, जबकि आपका एनोड पर क्लोरीन आयन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ क्लोरीन गैस बना रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? त्यागता है, जबकि आपका कैथोड पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। ग्रहण करके क्या बना देता है? आपका परमाणु। तो ये प्रक्रिया होती है, इसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या? आप यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हो, ठीक है? रिजल्ट करके लिख सकते हो क्या? कि इस विद्युत अपघटन में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन में क्या हो रहा है? आप बताओ, बताओ इसमें क्या हो रहा है? देखो इसमें आपको अपघटन में हो क्या रहा है? तो इस अपघटन में आपका देखिए क्या हो रहा है? क्लोरीन एनोड पर, क्लोरीन एनोड पर ऑक्सीकृत हो रहा है। क्लोरीन एनोड पर ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर यहाँ पे क्या बना रहा है? क्लोरीन गैस बना रही है। क्लोरीन गैस बना बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है। जब जबकि सोडियम, सोडियम कैथोड पर अपचयित होकर, क्या होकर? अपचयित होकर सोडियम धातु बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम धातु, या आप बोल सकते हो परमाणु, ठीक है? परमाणु संघ बनाता है। तो ये आप इसका रिजल्ट में लिख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत में होता क्या है? जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन गैस क्या कर रही है? ऑक्सीकृत हो रही है और क्लोरीन गैस बना रही है, मतलब आयन से गैस बना रही है। और सोडियम क्या हो रहा है? सोडियम आयन से परमाणु बना रहा है और ये अपचयित हो रहा है। कहाँ हो रहे हैं? तो एक हो रहा है आपका एनोड पर, दूसरा हो रहा है कैथोड पर। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है? इस पॉइंट को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये वाला जो पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको चलिए चेंज कर देते हैं ताकि आपको ये पॉइंट याद रहे। ये
और हाँ, ये ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर आपको याद होना चाहिए क्लोरीन एनोड पर और सोडियम कैथोड पर, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छे से इस चीज को नोट कीजिए, ठीक है। ये आपका क्या था, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया थी, समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं इसके आगे। अब देखिए इसके बाद आपका आता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया के उत्पाद निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए कारकों पर निर्भर करता है, इस चीज को समझाने के लिए आपको एक चीज और समझ जाओ कि ये जो प्रक्रिया हो रही है, देखिए यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड का क्या विद्युत अपघटन कराए, यानी इसमें ना हमने क्या किया था, ये आपका जल का विलयन था, H2O, ठीक है। ऐसा नहीं कि अकेले सोडियम क्लोराइड ही था, इसमें थोड़ी मात्रा में जल भी था, पानी भी था। तो यहाँ पर हमने स्पेशली किसको दिया, सोडियम क्लोराइड के अपचरण को देखा। लेकिन आप केस जो पढ़ोगे, जो कुछ कारक होंगे जो प्रभावित करते हैं, वो यहाँ पर कुछ और चीज दिया है, जिससे निर्भर कर रहे हैं। अब इस चीज को देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया उत्पाद के निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अभी कौन कौन से कारक हैं, उनको देख लेते हैं। तो ये पहला कारक क्या होता है, कैथोड पर उन पदार्थों का अपचयन आसानी से होता है। क्या कह रहा है कि कैथोड पर उन पदार्थों का अपचयन आसानी से होता है। पहले ये बात समझ में आ गया आपको कि कैथोड पर अपचयन ही होता है जिनका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। मतलब जिनका मानक अपचयन विभव क्या होता है, अधिक होता है, उनका आसानी से क्या हो जाता है, अपचयन। यानी अपचयन के लिए क्या आपको जिम्मेदार है, देखिए अपचयन के लिए आपका क्या होना चाहिए, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव जो है वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए अधिक। अगर ये अधिक है तो आसानी से उस पदार्थ का अपचयन हो जाएगा। यदि जलीय विलयन में विद्युत अपघट्ट के द्वारा निर्मित धनायन के मानक अपचयन विभव का मान जल से अधिक हो तो वह आसानी से क्या होता है, अपचयित हो जाता है। और याद रखिए कि अगर यही जल से अगर वो कम हो जाए तो जल का अपचयन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि अपचयित हो जाता है। यदि धनायन के मानक अपचयन विभव का मान जल की तुलना में कम हो तो कैथोड पर जल खुद अपचयित हो जाता है। ऐसा समझो कि जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा वही आसानी से अपचयित होगा। अगर उस पदार्थ का अपचयन विभव जल से ज्यादा है तो वो आसानी से अपचयित होगा। और अगर उसका अपचयन विभव जल से भी कम हो जाए, जल यानी पानी जो है खुद अपचयित हो जाएगा, ठीक है। वो पदार्थ नहीं होगा, पानी खुद अपचयित हो जाएगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि देखिए वे पदार्थ जिनका मानक अपचयन विभव क्या होता है, मान कम होता है, यानी जिनका मान बहुत कम होता है उनका होता है ऑक्सीकरण। कहाँ पर, एनोड पर। तो उनका एनोड पर क्या होता है, एनोड पर आपका होता है देखिए ऑक्सीकृत होते हैं। अब विद्युत अपघट से प्राप्त रेड़ान के मानक अपचयन विभव का मान जल की तुलना में अगर कम हो तो एनोड पर जल ही ऑक्सीकृत होकर उत्पादन आता है। मतलब कि देखिए जिस अगर यहाँ पर अपचयन विभव का मान अगर बहुत ज्यादा कम है तो उसका आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। लेकिन अगर वो पानी यानी जल से भी उसका अपचयन विभव मान अगर ज्यादा हो जाए या जल का मान उससे भी कम हो जाए तो जल का खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। ये दोनों बातें याद रखो कि जिसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा होगा उसका आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपचयन, और जिसका अपचयन विभव सबसे कम होगा उसका आसानी से हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगर ये दोनों केस में जल से ज्यादा या जल से कम हो चीजें होती हैं तो जल खुद ऑक्सीकृत या अपचयित हो जाता है, ठीक। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस कारक को भी आप याद रखें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है अतिवोल्टता, जो इसी से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है। अतिवोल्टता क्या होता है, देखो विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर धातु आयनों के जमा होने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता लगभग मानक इलेक्ट्रोड विभव के समान होती है। यानी कह रहा है जब आप विद्युत अपघटन कराते हो तो जो इलेक्ट्रोड लगे हैं उन पर जो विभव का मान होता है वो मानक अपचयन विभव के बराबर ही आवश्यक होता है। लेकिन कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिनके अपचयन विभव का मान जो होता है उससे कुछ ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, उसके क्या करने के लिए, अपचयित कराने के लिए। तो ऐसे विलयन जिनमें अपचयन विभव से ज्यादा मान उसकी आवश्यकता हो अपचयन कराने के लिए तो उसी को बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं, अति वोल्टता। देखो यहाँ पे लिखा है एकत्रित होने के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नाट के सैद्धांतिक मान की तुलना में अतिरिक्त वोल्टेज की आवश्यकता, इसकी अतिरिक्त वोल्टेज, अतिरिक्त वोल्टेज की अगर आवश्यकता होती है तो इस अतिरिक्त आवश्यक वोल्टेज को क्या कहते हैं, अति वोल्टता, या फिर इसी को बबल वोल्टता भी कहते हैं। यानी साफ साफ को लिख रहा है कि उससे अगर कुछ ज्यादा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको उनके मानक अपचयन विभव से कुछ ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है उस चीज को अपचयित कराने के लिए, तो इस प्रकार के जो अपचयन होता है या इस प्रकार के वोल्टेज को, जो वोल्टेज ज्यादा मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं, अति वोल्टता। क्या बोलते हैं, अति वोल्टता। क्लियर हो गया। चलिए ये आपका अति वोल्टता थोड़ी छोटी सी परिभाषा है, हो सकता है एग्जाम आपको एक नंबर में आ जाए, दो नंबर में आ जाए, तो इस चीज को आप जानते रहो, ठीक है। बस करना कुछ नहीं, बस मानक अपचयन विभव से ज्यादा वोल्टेज आवश्यकता जब पड़ जाती है तो उसे बोलते हैं अति वोल्टता या बबल वोल्टता, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आता है विद्युत अपघटन के उपयोग। हाँ सर,
अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे लाइफ में? पूछते हैं ना कि सर इतना सारी चीज़ें हमको बता रहे हैं, इसका हम लाइफ में यूज़ कहाँ करेंगे? बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो भी हैं, जिसमें आप देखोगे तो आपको बड़ा कॉस्मेटिक लगता है, मतलब बड़ा हँसी आती है उसमें थोड़ा-सा कि यार क्या हो रहा है? बहुत सारी उसमें हमने देखा है, खुद देखा है कि उसमें बोलते हैं, "सर हमने जो क्लास 9वीं-10वीं में पढ़ा था, साइन टेन थीटा का मान कहाँ लगाएँ?" अब वो उनको सर को कॉल करके पूछ रहे हैं। तो देखो ऐसा नहीं है, उसका यूज़ होता है, ठीक है? लाइफ़ में एक्चुअल लाइफ़ में उसको आप जिस चीज़ के लिए आप पढ़े हो, ठीक है? आप आगे अगर जाओ, वहाँ तक कार्य करो, तो आपको उसकी बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? चलिए आपको एकदम सिंपल सी चीज़ बता देते हैं, जिससे आप उस बात को अगर लेकर आए यहाँ पर कास्ट साइन तक। तो ये बताओ, आपने देखा होगा कि कहीं-कहीं पर क्या होता है, ट्रकों से पर जो वर्कर होते हैं, वो माल को अपलोड करते हैं या अनलोड करते हैं। तो उसपे जब वो चढ़ाते हैं, उतारते हैं, तो उतारने के लिए देखते हो आप उसपे एक पटरा रखते हैं। क्या रखते हैं? पटरा, जिसपे वो चढ़कर ऐसे ऐसे कुछ तरीके से पटरा होता है, चढ़कर वापस जाते हैं फिर आते हैं। तो वहाँ पर याद रखो, अगर आपका जो ये कोण बन रहा है, ये कोण 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मतलब 60 डिग्री का हो जाए, 45 से ज़्यादा हो जाए, तो उनको चढ़ने-उतरने में कठिनाई होने लगती है। तो उसको कोण को कम करना पड़ता है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती हैं। तो आपको लाइफ़ में डेफ़िनिटली जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको ज़रूरत पड़ती है। बस आप सही समय पर सही चीज़ को वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है आपको, और वहाँ पर आपको जाना ही पड़ता है। अब आप घर में बैठ के खाना पका रहे हो, तो बोल रहे हो सर सब्ज़ी में 10 थीटा लगाएँ कि sin थीटा लगाएँ कि सब्ज़ी पक जाए? तो भाई वहाँ नहीं यूज़ होगा ना वो। चलो, अब यहाँ पे उसी चीज़ देख लेते हैं, विद्युत अपघटन का यूज़ क्या होगा? क्योंकि स्टोव पूरे आज की क्लास में हमने इसी चीज़ को पढ़ा है। अब इसका यूज़ कहाँ होगा ये नहीं जाने तो फिर ये क्या जाने? पढ़ के खत्म हो गया। देखो, पहला, धातु का संक्षारण से बचाव के लिए। हाँ, अब देखो आपको बता दें कि लोहे पर क्या होती है, जंग लगती है कि नहीं? बिल्कुल से जंग लगती है। अगर लोहे पर इस विद्युत अपघटन विधि द्वारा जिंक की परत चढ़ा दी जाए, किसकी परत चढ़ा दी जाए? जिंक की परत चढ़ा दी जाए, तो लोहे में जंग नहीं लगता। तो धातु के संक्षारण को बचाया जा सकता है, इसके विद्युत अपघटन द्वारा। दूसरी चीज़, जल के विद्युत अपघटन से H2 गैस का निर्माण होता है। चलो, अब देखो जल के विद्युत अपघटन जो होता है ना H2, इसका विद्युत अपघटन कराते हो देखो बनता है H2 प्लस O2। अब आपको एक राज की बात और बताते हैं, जो अभी तक शायद आपके लिए राज होगा। क्या राज की बात है? देखो आप मतलब हॉस्पिटल में जाते हो तो आप देखते हो अक्सर लोगों को कुछ ना कुछ गैस लगा होता है, ठीक है? ऑक्सीजन लगा होता है। तो आप कभी ये सोचे कि सर ये इस गैस में ऑक्सीजन आता कहाँ से? क्या आपके माइंड में कभी इस चीज़ बात आया था कि जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें भरा हुआ है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन उसमें आया कहाँ से? तो देखो, पहली बार आप सोचे होगे तो डेफ़िनिटली आपको कुछ न कुछ आएगा। तो चलिए हम आपको अपना बताते हैं। जब सबसे पहली बार, मतलब अभी नहीं, बहुत पहले जब हमने इस चीज़ को सोचा एक बार, मेरे दिमाग में आया इस बात को तो सोचा, तो फिर लगा कि ऑक्सीजन वायुमंडल में है, वो कोई पाइप लगाते होंगे प्रेशर वाली, वो ऑक्सीजन खींच के गैस के अंदर कर देता होगा। लेकिन नहीं, वो बात गलत थी। क्योंकि मेरे मन में बात आई थी, पर ये सही या गलत वो तो नहीं पता था। तो इस चीज़ को समझो ध्यान से आप, कि जो ऑक्सीजन उसमें होता है वो ऐसे नहीं भरा जाता। क्योंकि ऐसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अन्य गैसें भी उसमें चली जाएँगी, जो अगर रोगी को लगा दिया जाए तो हो सकता है वो और उसकी हालत खराब हो जाए। तो जो उसमें ऑक्सीजन आती है, उस ऑक्सीजन को इसी विद्युत अपघटन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। यानी शुद्ध जल का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस अलग निकलती है, ऑक्सीजन गैस अलग निकलती है, और दोनों गैसों को अलग-अलग निकाला जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखिए जल के विद्युत अपघटन द्वारा H2 गैस का निर्माण। H2 के साथ-साथ आपका याद रखिए कि ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है, और ये ऑक्सीजन आपके लिए यूज़ होती है किसमें? गैस सिलेंडर। शुद्ध करने के बाद इसको भी शुद्ध किया जाता है, ठीक है? आगे, भारी जल के निर्माण में, भारी जल के निर्माण में भी आपका विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन, देखिए विद्युत लेपन एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आपका क्या होता है, धातु को इसमें भी क्या करते हैं, अलग-अलग धातुओं पर अलग-अलग धातु की परत चढ़ाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है, तो वो भी आपका इसी में यूज़ होता है। फिर कम क्रियाशील धातुओं जैसे Ag, Pb आदि के शोधन में, हाँ, जो धातुएँ बहुत कम क्रियाशील हैं, उनको शुद्ध करने के लिए, ठीक है? जैसे आपका यहाँ पर सिल्वर हो गया, लेड हो गया, ठीक है? गोल्ड हो गया, तो इनको शुद्ध करने के लिए भी विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए तो महँगे होते हैं, इनको शुद्धिकरण की भी प्रोसेस काफ़ी कीमती होता है, कॉस्टली होता है ये, ठीक है? क्योंकि विद्युत अपघटन का खर्चा ज़्यादा आता है, तो इसीलिए इनका जो आपका प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है। समझ में आएगा आपको इनका यूज़ कहाँ-कहाँ किया जाता है? चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जितना पढ़ा इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है? जितना पढ़ाई आपके लिए काफ़ी है, इनफ है, विद्युत अपघटन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोसेस में देखिए आपको ये बार फिर से एक बार घर पे रिवाइज़ ज़रूर करना है इस प्रोसेस को, अगर ये कर लिया जा रहा है आपको, डेफ़िनिटली आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय। आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में जेपी संस्कार टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको सभी पीडीएफ फॉर्मेट में हर एक
नोट्स जो होता है मिल जाता है, ठीक है? चाहे क्लास का नोट हो या फिर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस का हो, सब कुछ वहाँ पर आपको अवेलेबल होता है, बिल्कुल फ्री। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी यह अपडेट है कि इस चैनल पर बहुत जल्द सभी क्लासेस लाइव होने वाली है, यानी कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, जितनी भी क्लास होंगी सभी की सभी लाइव होंगी। आप अपना जितने भी डाउट हैं उसी टाइम लाइव क्लास में पूछ सकते हो, आपका सभी का डाउट सॉल्यूशन किया जाएगा। आपको जिस टॉपिक पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिसका आंसर चाहिए, उन सभी का आंसर आपका आने वाला है इस पर। तो चैनल पर है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय।